पूरा खानदान मेरी तालीम के खिलाफ था, मगर मैं डट कर अब्बा के सामने खड़ी हो गई कि अब्बा, मुझे तालीम हासिल करनी है, खुद को किसी काबिल बनाना है। आप बाकी सब लोगों के कहने में आकर मुझे मेरे हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? तालीम हासिल करना तो मेरा बुनियादी हक है। अब्बा मेरे जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आ गए थे। उन्होंने मुझसे वायदा कर लिया कि वो मेरा दाखिला करवा देंगे। मगर ये बात अम्मा ने खाला को बता दी। खाला उसी वक्त गुस्से से दुनदनाती हुई हमारे घर आ गई और कहने लगी, शफीक भैया, माफ़ी चाहती हूँ, मगर खुद को ये कहने में हक बजाना में समझ रही हूँ कि आप सठियागे हैं। अब्बा जूझ बूझ होकर रह गए। क्या बात कर रही हो बहन, होश में तो हो। अपने बहनोई से किस अंदाज में और किन अल्फाज में बात कर रही हो? अब्बा इन्हें सख्त नज़रों से देखते हुए बोले। एक लम्हे को वो शर्मिंदा हो गई थी, मगर फिर अपनी पुरानी डिगर पर आ गई। आप अपनी बेटी का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मुझे और मेरे बेटे को ये सब पसंद नहीं है। शफीक को यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती और मैं भी ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी जो इस कदर हट दर्मी का मुजाहरा करे और गैर लड़कों के साथ तालीम हासिल करे। वो मुझे लगा था कि अब्बा जज्बाती होकर ब्लैकमेल में आ जाएंगे और मुझे घर बिठा देंगे, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अब्बा ने खाला को खरी खरी सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरा अगले दिन यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया। अम्मा कई दिन तक मुझसे खुफा रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया, तुम दोनों का रिश्ता टूट गया। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अम्मा को भी ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी जो आज़ादाना जिंदगी गुजारती थी। उनके ख्याल में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सभी लड़कियां आवारा और बदकिरदार थी और मैं ये बात अकल साबित करना चाहती थी। हमेशा से ही मेरे दिमाग में कुछ बनने का, अपने आप को मनवाने का कीड़ा था और मैं इतनी आसानी से अपनी इस ख्वाब से कैसे दस्तबरदार हो सकती थी। मेरी अम्मा और ननिहार वालों की सोच बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत आज़ाद ख्याल फैमिली रहती है। इनकी लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थी, गो कि वो हमारे जैसे आम घराने की ही थी, मगर हमारे इनके रहन सहन में बहुत फ़र्क था। यही वजह थी कि हम लोग एक दूसरे के घर में आना जाना ना होने के बराबर था। अम्मी हर वक्त उनकी बुराई करती रहती, इन्हें गलत सलत बोलती रहती। मैं अम्मी को मना करती कि इस तरह से किसी के बारे में बात नहीं करते। एक दिन उन लड़कियों के रिश्तेदार हमारे घर आए थे। दरअसल उस घर पर ताला लगा हुआ था और वो लोग उनके बारे में जांच पड़ताल करना चाह रहे थे। अम्मी ने बगैर लिपटी रखे इन्हें उन लोगों के बारे में वो सब कुछ बता दी जो महसूस करती थी। अम्मा के मुंह से गैर लड़कियों के बारे में इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें फटी फटी की रह गई। मैंने इन औरतों के सामने अम्मी को इशारा किया, इन्हें मना भी किया, मगर अम्मी ने मेरी किसी बात पर गौर नहीं किया, ना अपनी बातें से रोकी। वो औरतें कानों को हाथ लगाते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मैं गुस्से में आ गई थी। अम्मी, इतनी मुश्किल से तो उन बहनों के रिश्ते आए हैं, कोई इस घर में रिश्ता करने के लिए नहीं आता। अब अगर कोई आ गया था तो आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था, ये गीबत है। मगर अम्मी ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। मैंने कौन सा झूठ मूठ बात बनाई है, जो सच है वही तो बताया। कल जब बेचारे सर पर हाथ रख कर रोते, मैंने अपना फर्ज अदा किया है और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, मगर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ दिन गुजरे थे जब मेरी ज़िंदगी में क़यामत आ गई थी। मैं जो कोई बनना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती थी, मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब मैं घर आई तो अब्बा को मैंने बहुत गुस्से में देखा था। वो इतनी बुरी तरह से रो रहे थे, ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ें घर से बाहर आ रही थी। मैं घबराए हुए अंदाज में घर में दाखिल हुई। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो अम्मी ने मुझे बहुत मारा और अब्बू ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मैं अपनी नज़रों में गिर कर रह गई थी। क्या बात है? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? और अम्मी, आपने मुझ पर क्यों हाथ उठाया? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे मारना तो दूर की बात, उन्होंने कभी मुझसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं की थी और आज वो बुरी तरह से मुझको मार रहे थे। अब्बू की नज़र ही वो काफ़ी थी जिसको देखकर मेरा मर जाने को दिल चाह रहा था। अब्बू ने अपना मोबाइल मेरे सामने किया। मोबाइल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें मेरी तस्वीर थी जो बहुत नाज़ेबा हालत में थी। उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। ठीक उसी वक्त मेरा भाई जो दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, आज छुट्टी पर अपने घर आया था। वो तो बहुत खुश था कि आज अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारेगा। कितना वक्त हो गया हम लोगों को साथ वक्त गुजारे हुए। मगर घर में आते ही उसको हालात की संगीनी का एहसास हुआ। भाई ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसे किसी खुशगवार इस्तकबाल की उम्मीद थी, मगर सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। अब्बा सर पकड़े फर्श पर बैठे हुए थे और उनकी हिचकियां बन गई थी और अम्मी पागलों की तरह मुझे पीट रही थी। जब भाई के हाथ में वो मोबाइल आया, उसने वो तस्वीर देखी तो उसके माथे पर गुस्से की रगें तन गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो जिस बहन को अपने इज्जत समझता था, जिसकी तालीम के लिए उसने दिन रात एक किए थे, उसे इस हालत में देखकर उसका दिमाग महफूज हो गया। उसने मेरा गला दबोच लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारी नाक कटवा दी, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
وہ दाड़ रहा था, वो किचन की तरफ भागा ताकि छुरी उठा लाए और मेरा किस्सा तमाम कर दे, मगर ऐन उसी वक्त अब्बा और अम्मी उसके पैरों से लिपट गए। अब्बा ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, इसे मार कर अपने हाथ गंदे न कर, ये बदबख्त तो मर जाएगी मगर तेरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, अब तुझे खोना नहीं चाहते, इसका कत्ल अपने सर न ले, इसे जीते ही मरने के लिए छोड़ दे। अगले चंद घंटे किसी डरावने ख्वाब से कम ना थे। मालूम हुआ कि वो तस्वीर सिर्फ अब्बा तक नहीं पहुंची थी, बल्कि पूरे खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप्स और मोहल्ले के कई लड़कों के पास पहुंच चुकी थी। खाला, जिन्होंने पहले ही मेरे खिलाफ जहर उगल रखा था, उन्होंने आग पर पेट्रोल का काम किया। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर रिश्तेदार फोन करके ताज़ीयत की बजाय ताने दे रहा था। मोहल्ले में सरगोशियां हो गई थी। लोग हमारे घर के सामने गुजरते हुए रोक कर दीवारों को ऐसे देते जैसे जहां कोई गुनाह हुआ हो। मेरी यूनिवर्सिटी जाना तो दूर की बात, मेरा कमरे से निकलना भी बंद कर दिएगा। मैं दिन रात रोती गड़गड़ाती कुरान उठाकर यकीन दिलाने की कोशिश करती कि ये सब झूठ है, ये तस्वीर मेरी नहीं है, किसी ने एडिटिंग किया, किसी ने मुझे फंसाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। मगर मेरी आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती, किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरा भाई, जो कभी मेरी हर फरमाइश पूरी करता था, अब मेरी तरफ देखता तो उसकी नज़रों में नफरत की हकारत होती। अम्मी मुझे देखकर थूक देती और कहती, काश तू पैदा होते ही मर गई होती। बदनामी का ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब्बा का बाहर निकलना मुहाल हो गया था। मस्जिद में लोग उनसे कुनारा करने लगे थे। एक दिन अब्बा घर आए तो उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उन्होंने फैसला सुना दिया, इससे पहले कि लोग हमारे घर पर पथराव शुरू कर दें, हमें इसे यहाँ से रुखसत करना होगा। वो रिश्ता कहाँ से आया, कैसे आया, किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे एक लाश की तरह तैयार किया गया, ना मेहंदी थी ना खुशी, बस एक नकाह खां और चंद गुआ थे। जब मेरा नकाह हुआ तो मैंने देखा कि मेरा शोहर हाजी मुश्ताक उम्र में मेरे अब्बा से ही बड़ा था। उसके सर के बाल सफेद थे और चेहरे पर जुनिया थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी फातिहाना चमक थी। वो एक बेवा था जिसके अपने बच्चे मेरी उम्र के थे। खानदान वालों ने कहा, इससे गुनाहगार लड़की के लिए इससे बेहतर ठिकाना नहीं हो सकता। ससुराल जाते ही मेरी जिंदगी का एक नया और ज्यादा भयानक भाग शुरू हुआ। हाजी मुश्ताक ने मुझे पनाह तो दे दी थी, मगर उस पनाह की कीमत वो हर रोज मेरी तजलील करके वसूल करता था। वो हर बात पर मुझे ताना देता, तुझे तो तेरे बाप ने कोड़ियों का भाव मुझे बेच दिया ताकि अपनी इज्जत बचा सके। शुक्र कर मैंने तुझ जैसी बदकरदार औरत को नाम दे दिया, वरना तो किसी कोठे पर होती। वो मुझे एक मुलाजमा से बेहतर रखता। उसके जवान बेटे और बहुओं मुझे शक की नज़र से देखती। अगर मैं कभी गलती से खिड़की के पास भी खड़ी हो जाती तो वो मेरा बाल पकड़कर घसीटता और कहती, अब किसी को इशारा कर रही है, अभी मन भरा नहीं तेरा। मैं सब कुछ सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सच सामने आ जाए। मैंने कई बार अब्बा को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर मेरा फ़ोन छीन लिया गया था। एक साल बाद मुझे पता चला कि अब्बा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। वो मेरी जुदाई और गम को सह ना पाए थे। उनकी कोशिश अरसे बाद अम्मी भी बिस्तर से लग गई और वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं अपने वालिदैन के जनाजे पर भी न जा सकी, क्योंकि हाजी मुश्ताक ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। बादशगुनी औरत, वहाँ जाकर मजीद तमाशा खड़ा करना, इसके वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बजते हैं। वक्त गुजरता गया, मेरे दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। वो बच्चे मेरी ज़िंदगी का वाद सहारा और जीने की वजह बन गए थे। मैंने अपनी तमाम तवज्जो उनकी परवरिश पर लगा दी ताकि इन्हें वो तालीम और शऊर दे सकूं जो मुझे न मिल सका। लेकिन हाजी मुश्ताक का रवैया कभी न बदला। वो मरते दम तक मुझे गुनहगार समझता रहा और मेरी खामोशी को मेरा इतराफ़ जुर्म करार देता रहा। फिर एक दिन अचानक हाजी मुश्ताक का इंतकाल होगा। मैं बेवा हो गई थी और उसके बेटों ने जायदाद की तकसीम के वक्त मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं था, सोए अपने भाई के घर के। मैं बड़े मान और दुख के साथ अपने मेके वापस आई, उस घर में जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ अब मेरे भाई और भाभी की हुकूमत थी। मगर मेरा इस्तकबाल जिस सर्द महरी और तानों से हुआ, उसने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। भाभी ने मुझे देखते ही माथे पर बाल डाल लिए। आ गई आप, अब यहाँ क्या लेनी आई हैं? जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रह गई है उसे भी खाक में मिलानी आई है। उसने मेरे बच्चों को हकारत से देखा। भाई ने तो जैसे मुझसे आंखें मिलाना भी गवारा न किया। भाभी का लहजा जहर आलूद था, हमारे तो अपने बच्चे जवान हो रहे हैं, अब इस बदनाम फूफी को घर में रख कर हम अपने बेटियों के नसीब क्यों जलाएं? मैं अपने ही घर में एक बोझ बनकर रह गई थी। वो तस्वीरें, वो इल्ज़ाम, वो बहतान बरसों गुजर जाने के बाद ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मैं अपने दो बच्चों को हाथ में खामोशी से एक कोने में पड़ी रहती, ये सोचते हुए कि क्या कभी मेरी बेगुनाही का सूरज तुलू होगा या कलिंग मेरी मौत के बाद ही मेरे नाम से मिटेगा। शोहर के इंतकाल के बाद मेरा भाई ही मेरा वाहिद सहारा था, मगर वो सहारा भी रेत की दीवार साबित हुआ। जब मैं बेवा होने के बाद अपने दो मासूम बच्चों के साथ मेके वापस आई तो मुझे लगा था कि शायद अब मेरे दुखों का मुदावा हो जाएगा। लेकिन वहाँ भाभी की सूरत में एक नई आजमाइश मेरा इंतजार कर रही थी। भाभी को मेरा यहाँ आना एक आंख ना बाया। वो हर वक्त मुझे जहरीले तानों से नवाजती। आ गई आप अपने गुनाहों की पोटली और दो बोझ लेकर, हमें तो डर है कि कहीं आपके साये से
हमारी बेटियां में ना बिगड़ जाएं। मैंने अपनी जुबान पर खामोशी की मोहर लगा ली थी। मैं सुबह सवेरे उठती, पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, फिर एक कोने में दब कर बैठ जाती। भाई जब काम से वापस आता तो भाभी उसके कान भरना शुरू कर देती थी। देखो जरा अपनी बहन के तेवर, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और काम के नाम पर मौत पड़ती है। भाई जो पहले ही मुआशरे के तानों से तंग था, मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वो भाभी की किसी बात की तरदीद नहीं करता था, क्योंकि उसे अभी भी वही पुरानी तस्वीरें याद थी जिन्होंने उसकी गैरत को छिल्ली कर दिया था। एक रोज आधी हो गई, भाभी की सोने की अंगूठी नहीं मिल रही थी। उन्होंने पूरे घर को सर पर उठा लिया और सीधा मेरे कमरे में आकर मेरा पुराना संदूक खोलकर चीजें बाहर फेंकने लगी। कहाँ छुपाई है अंगूठी, बोलो, क्या अब चोरी चकारी पर उतराई हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, भाभी खुदा के लिए मुझ पर ये बहतान न लगाए, मैंने आपको किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मगर वो गुस्से में पागल हो रही थी। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे छोटे बच्चों के सामने मुझे मारने लगी। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी जैसी मनहूस और चोर औरत की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए सीन से गुजारा और गली के दरवाजे पर ले जाकर धक्का दे दिया। बारिश की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और मेरे बच्चों के चेहरों पर खौफ और आंसू थे। भाई घर के सेन में खड़ा खामोशी से ये तमाशा देख रहा था, जैसे उसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर हो। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं अपनी बेगुनाही की दुआई देती सड़क पर अकेली रह गई। मैं बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों का हाथ थाने गली के मोड़ तक पहुंची थी कि मेरा कदम रुक गया। मेरे सामने एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में छतरी थी और उसकी आंखों में गहरी नदामत थी। ये नवाज था, वही नवाज जो बरसों पहले हमारे पड़ोस में रहता था, जिसका घराना रोशन ख्याल था और जिसकी बहनों के बारे में मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में झूठी बातें फैलाई थी। मुझे उसे देखकर शदीद गुस्सा आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मेरी तजलील का तमाशा अभी अधूरा है? मैंने चीख कर कहा। नवाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने छतरी मेरी तरफ की और कांपती आवाज में बोला, शैला मुझे माफ कर दो। मैं सालों से इस लम्हे की तलाश में था कि तुमसे मिलकर अपने गुनाह का इतराफ कर सकूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। मैं ही वो गुनाहगार हूँ जिसने तुम्हारी पाकीज़गी पर दाग लगाया था। मैं सख्त में रह गई। तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नवाज ने एक लंबी आह भरी और बताना शुरू किया, सैला जब हम यहाँ रहते थे तो तुम्हारी माँ मेरी बहनों को दुश्मन बन गई थी। मेरी बहनें तालीम याफ्ता थी, वो बाहर जाती थी तो तुम्हारी माँ इन्हें आवारा कहती थी। जब भी उनका कोई रिश्ता आता, तुम्हारी माँ उन लोगों को बुलाकर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती कि वो लोग हाथ जोड़कर भाग जाते, मेरी बहनों की शादियां रोक दें। मेरा बाप लोगों की नजरों से बचने के लिए घर में छुपने लगा। मैं नौजवान था, मुझसे अपनी बहनों के आंसू नहीं देखेंगे। मैंने बदला लेने की ठान ली। वो रुका और फिर सुस्ते हुए बोला, मैंने तुम्हारी चंद सादा तस्वीर हासिल की और इस जमाने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इन्हें नाजेबा बना दिया। मैंने वो तस्वीरें तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे खानदान को भेजी ताकि तुम्हारी माँ को पता चले कि जब अपनी बेटी की इज्जत पर बात आती है तो कैसे महसूस होता है। मेरा मकसद तुम्हें बदनाम करना नहीं था, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा ये गलत कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी का सौदा कर देगा। जब तुम्हारी शादी उस बूढ़े शख्स से हुई तो मैं कई रातों तक सो नहीं सका। मैंने तौबा की। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दिया, मगर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था। मैं ज़मीन पर बैठ के मेरा सर चकरा रहा था। तुमने ये क्या किया नवाज? मेरी माँ की गलती की सजा तुमने मुझे दी। मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैंने बरसों तक जलील सही एक बूढ़े शोहर के मार और ताने बर्दाश्त किए। मेरे वालिदैन दुख से मर गए और ये सब सिर्फ एक झूठ की वजह से। मैं दाढ़े मार मार कर रोने लगी। नवाज ने मेरा हाथ थामने की कोशिश की, मगर मैं पीछे हट गई। मैं जानता हूँ शैला, मैं इसका उजाला नहीं कर सकता, मगर मैं कोशिश करता हूँ। वो मुझे और मेरे बच्चों को लेकर वापस मेरे भाई के घर गया। उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा। जब भाई ने दरवाज़ा खोला तो नवाज ने बगैर किसी तमहीद के अपने गिरेबान से वो तस्वीरें निकाल कर उसके सामने फेंकी जो उसने संभाल कर रखी थी। देखो इसे, ये सब झूठ था, ये सब मैंने किया था। नवाज ने भाई को वो तमाम सबूत दिखाए, वो पुराने मोबाइल पैगामात और एडिटिंग के वो तरीके बताए जो उसने इस्तेमाल किए थे। भाई की आंखें फटी की रह गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। वो शख्स जो अपनी गैरत के नाम पर अपनी बहन को जीते जी मार चुका था, अब अपनी नजरों में गिर गया। भाई मेरे कदमों में गिर गया। शैला मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी बहन पर यकीन नहीं किया। मैंने उस शख्स की साजिश को सच मान लिया। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। वो बच्चों की तरह बिल्कुल का रोने लगा। भाभी जो घर के अंदर से सब देख रही थी, उनके चेहरे से रंगत उड़ चुकी थी। सच्चाई की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उनका झूठ पिघल कर रह गया था। नवाज ने भाई के सामने हाथ जोड़े। मैंने शैला की जिंदगी बर्बाद की, अब मैं ही इसे संवारना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं शैला से निकाह करके इसे वो तमाम इज्जत और खुशियाँ देना चाहता हूँ जो उसका हक है। मैं इन बच्चों को अपना नाम दूंगा, इन्हें अपना खून समझूंगा। भाई ने मेरा हाथ नवाज के हाथ में दे दिया।
تم نے جو کیا وہ بہت برا تھا نواز، مگر تمہارا اعتراف بتاتا ہے کہ تم واقعی شرمندہ ہو۔ میں اپنی بہن کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ نواز کے ساتھ میرا نکاح ایک سادہ سی مگر پروکار تقریب میں ہوا۔ جب میں اس کے گھر رخصت ہوئی تو وہ وہی گھر تھا جہاں کبھی میری ماں نے نفرت کے بیج بوئے تھے، مگر اب وہاں محبت اور احترام کا راج تھا۔ نواز کی بہنوں نے جن کے ساتھ میری ماں نے برا کیا تھا مجھے گلے سے لگایا اور کہا، شہلا جو تمہاری ماں نے کیا وہ ان کا عمل تھا، اور جو تم نے سہا وہ تمہاری آزمائش تھی۔ ہم تمہیں اپنی بہن کی طرح رکھیں گے۔ نواز نے اپنے ہر قول و فعل سے ثابت کیا وہ واقعی بدل چکا ہے۔ اس نے میرے بچوں کے لیے بہترین اسکولوں کا انتخاب کیا اور انہیں وہ پیار دیا جو انہیں اس کے اپنے سگے باپ سے بھی نہیں ملا تھا۔ وہ اکثر رات کو میرے پاس بیٹھتا اور کہتا، شہلا میں مرتے دم تک تم سے معافی مانگتا رہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے قیمتی سال میں واپس نہیں لا سکتا۔ آج میں اپنے گھر کے روشن صحن میں بیٹھی اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی واقعی مکافات عمل کا نام ہے۔ میری ماں کی ایک غلطی نے میری زندگی کو گرد بنا دیا تھا، مگر اللہ نے ایک دشمن کے دل میں ہی میری محبت اور ندامت پیدا کر کے مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اب میری زندگی میں نہ تانے ہیں، نہ خوف اور نہ ہی وہ نازیبا تصویروں کا بوجھ۔ اب میرے پاس صرف سکون ہے، عزت ہے اور ایک ایسا جیون ساتھی ہے جو میرے ماضی کا ہر زخم پر مرہم رکھتا ہے۔